हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आईबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रीकरण, जिसका अपने लेक्चर फर्स्ट अपने कर लिया। आज करेंगे अपन अपवाह वेग तथा गतिशीलता के बारे में। अपवाह वेग क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर उसका फॉर्मूला निकालेंगे क्या आता है। जो भी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो जो आता है वो अपन फॉर्मूला में ड्राइव भी करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। समझते हैं कि अपन वेग है क्या चीज। तो देखिए, अपन को समझने के लिए थोड़ी देर आपको 5-7 मिनट थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। तो देखिए कहानी क्या है। कहानी यह है कि मान लो अपने पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक है और अभी चालक पर कोई अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रखा है। कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रखा है। तो आरोपित नहीं कर रखा है इसका मतलब क्या हो गया, क्या इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो रुके होंगे। कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है क्या रुके रहेंगे क्या, इसके अंदर जो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन की बात से रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो रूम टेम्परेचर पर कमरे के तापमान पर उसमें ऊर्जा को ग्रहण कर इसके जो इलेक्ट्रॉन है यादृच्छिक गति करते रहेंगे, अनियमित गति करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है ई यहाँ पे एब्सेंट है, ये यहाँ पे क्या है एब्सेंट, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। इस टाइम क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लो कोई ऊपर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, कोई मान लो इधर जा रहा है, कोई मान लो इधर आ रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई मान लो थोड़ा सा इधर मतलब ऊपर नीचे, जैसे आप बोल कैसे बोल, मान लो कोई यहाँ आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि तापीय ऊर्जा के कारण की गति है वो अनियमित है, गति अव्यवस्थित है। तो क्या करते हैं अपन, इनका औसत वेग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यानी इसका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वेग नहीं मानते, औसत वेग 0 मान लेते। क्योंकि मान लो जितना आगे इधर गया उतना इधर आ गया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया। कोई करंट बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो जितना इधर गया उतना इधर हो गया, बराबर हो गया। तो कुल मिला क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर कोई भी आवेशित मतलब गति नहीं हो रही। अपने ऐसा मान लेते हैं कि इस टाइम है जो औसत वेग यू एवरेज u1 मान लो, पहले का जो पहला इलेक्ट्रॉन उसका वेग मान लेते हैं u1 मान लेते हैं, दूसरे का u2 मान लेते हैं, ऐसे एन का un मान लेते हैं। मान इसमें n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, एन का अपन n un मान लेते हैं। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस un वेक्टर, इस टाइम औसत इन सब का औसत क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। कब, जब कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो तापीय ऊर्जा के कारण उसमें ऊर्जा को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन गति तो करेंगे लेकिन गति अनियमित होगी, तो वो एक दूसरी गतियों को निरस्त कर देंगे। तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, वो कुल मिला के आएगा 0 आएगा। औसत वेग 0 आएगा, औसत स्पीड 0 नहीं आएगी, ध्यान रखना। औसत चाल 0 नहीं होगी, औसत वेग 0 होगा। स्पीड तो स्पीड कैसे लाते दिस लाते तो जुड़ जाएगी वो। तो भाई स्पीड का भी दूरी बटा समय, दूरी तो तय कर ही रहा है। तो औसत चाल 0 नहीं है, औसत वेग 0, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक। अब क्या किया, इसी चालक को अपन ने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इसी चालक के ऊपर अपन ने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। मतलब क्या किया, चालक वही है, इसको अपने किसी बाह्य बैटरी से लगा दिया प्लस, और यहाँ पे माइनस। क्या लगा दी मैंने, बैटरी लगा दी, V वोल्ट की मान लो बैटरी लगा दिया। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ विभवांतर V है और यहाँ पर यहाँ विभव V है और यहाँ की विभव क्या है 0। तो विभवांतर कितना होगा V होगा। तो देखिए यहाँ V यहाँ पे कितना रहेगा V रहेगा, क्योंकि ये तार है, संयोजित तार है, और संयोजित तारों का प्रतिरोध 0 मानते, कितना मानते हैं 0, करंट 0 नहीं मानते, प्रतिरोध 0 मानते हैं। तो जितना V यहाँ रहेगा उतना ही V यहाँ से यहाँ से क्या 0 आएगा। तो ये V और 0 तो अपने लगा दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब देखिए ये क्या है धनावेश, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बना वो ऐसे बन गया, बाह्य विद्युत क्षेत्र ऐसे बन गया, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से भाई ये होता है विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। तो जैसे अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया इस चालक के ऊपर, तो इसके इलेक्ट्रॉन है और किसी भी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर बल लगता है, और उस बल का मान क्या होता है क्यू के बराबर, क्यू इंटू ई, जहाँ पे क्यू क्या होता है उस आवेशित कण का आवेश, और ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो जैसे इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसके ऊपर बल लगेगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और आपको ये भी पता होगा चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है कि जो ऋणावेश होता है उसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, जबकि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके ऊपर
इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा, तो बल लगेगा तो वो गति करना स्टार्ट कर देंगे, और गति करना स्टार्ट करने में करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे बात चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए होगा क्या कि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन, इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन है ई माइनस, उन्होंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ई माइनस ई माइनस ई माइनस क्या किया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत उन्होंने गति करना स्टार्ट कर दिया। ई माइनस ऐसे इनकी क्या मैंने क्या बनाइए, इसका गति v है। मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन v1 वेग से चल रहा है, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन v2 वेग से चल रहा है, तीसरा v3 चल रहा है, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, मान लो n इलेक्ट्रॉन vn वेग से चल रहा है। ऐसा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि जैसे विद्युत क्षेत्र आया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इसलिए उसने गति करना स्टार्ट कर दिया। तो अपन क्या करें, अब जो ये जो इन सबका इस यहाँ तो बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात करूँ धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर का, तो कॉपर में लगभग 8.49 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में कितने, लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में इकाई आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन सभी जो सारे के सारे जो वेग है उनका औसत वेग निकाल लेते हैं। इन सभी का निकालेंगे औसत v1 प्लस v2 प्लस कहाँ से जोड़ना है, n तक जोड़ के अपन n का भाग देते हैं। और जो ये सभी इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है विद्युत क्षेत्र के विपरीत, बच्चों इससे ही बोलते हैं अपवन वेग। क्या समझ आ गई बात, कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं था तो ये सब रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई ऊपर भाग रहा था, कोई नीचे आ रहा था, कोई इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, इनका औसत वेग 0 था। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, यानी बैटरी लगा दी। तो जैसे ही बैटरी लगाई तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र बना धनावेश से, यानी यहाँ प्लस से माइनस, ये प्लस वाला तो प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगा विद्युत क्षेत्र के ऊपर, बल का लगता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो ऋणावेशित कण पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत रखकर तो इसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो चलना स्टार्ट कर दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इन सबके जो सबका औसत वेग है उसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग या अपवाह वेग। तो ये होगी अपन वेग की परिभाषा। तो अपन पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने बोला इसको शब्दों में इसकी अपवाह वेग की परिभाषा लिखते हैं, एंड देन उसके बाद अपन इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आगे पहले इसकी परिभाषा को लिखवाता हूँ, आप डायग्राम ये तो रख लीजिए, या है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, चाहो तो आप ये जितना एक बार बढ़ा देंगे उससे, लेकिन मुझे यहाँ पे परिभाषा लिखनी पड़ेगी, तो मैं इस डायग्राम में ऐसा करता हूँ, वो रख लेते हैं, वो भी काम आएगा उसमें। क्लियर यहाँ तक, तो आपको समझ आएगा हुआ क्या। तो देखिए अपवन वेग की परिभाषा, अपवन वेग की परिभाषा आप लिख लीजिए, जो मैंने बोला उसी को शब्दों में मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उसका फॉर्मूला भी करवा देता हूँ। तो देखिए आप हेडिंग डाल लीजिए अपवन वेग दिखाते किससे हैं, वेग दिखाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, वेग और सदिश राशि तो होगी। तो देखिए बाकी से चालक पर, ये कोई चालक है, सुविधा के लिए इसको अपने बेलनाकार मान रखा है, किसी चालक पर, देखिए परिभाषा, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, मतलब लगाने पर, आरोपित करने पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त ई माइनस, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से, जिस औसत वेग से, जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के, कौन से विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र, जिस औसत वेग से बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत, जिस औसत वेग से बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, जिस औसत वेग से बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे अपवन वेग कहते हैं। इसका दूसरा नाम अपवाह भी इसको बोलते हैं, या इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। दिखाते कैसे, वीडियो से दिखाते हैं, अपवन वेग कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इसकी परिभाषा। क्लियर, अब आगे आते हैं अपन इसका अपवन वेग का सूत्र, अपवन वेग का सूत्र अपन ड्राइव कर लेते हैं। तो आप यहाँ तक इसकी परिभाषा डेफिनेशन नोट कीजिए, एंड देन उसके बाद हम करते हैं इसका फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए वही डायग्राम वापस आते हैं, वही डायग्राम फॉर्मूला ड्राइव करना ना, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। अब हेडिंग लगा लीजिए अपवन वेग का सूत्र, अपवन वेग का सूत्र, अपवन वेग का सूत्र, अपवन वेग का सूत्र या डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपन वेग का फॉर्मूला जैसा लिखना था। तो अपन वेग का सूत्र देखिए हुआ क्या कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है। क्या होता है, लिखिए यहाँ पे सूत्र में लिखवा लेते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, 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 मतलब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थिति में चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है, यानी क्या बनेगा अपन, यू एवरेज। क्या आएगा, यू एवरेज, मतलब उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन से मान लो पहले तापीय ऊर्जा का U1 U2 U3 UN, ऐसे UN मतलब U1 U2 U3 डैश डैश UN वैसे गति कर रहे हैं, तो इन सबका औसत क्या आएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, UN तक, अपॉन n बराबर क्या होगा, बराबर आएगा 0, बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, ये कब है, ये U1 U2 U3 क्या है, तापीय ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन्स का वेग है जिनका औसत क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अपन ने क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इनके वेग क्या हो गए, V1 V2 V3 हो गए। तो देखिए आगे लिखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने, बाह्य किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वेग V1, V2, V3 डैश डैश Vn हो जाता है। ये वैसे वेग है दूसरी टेक्नोलॉजी ठीक चलेगा। जैसे मतलब क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन था, पहले U1 वेग से चल रहा था, किससे चल रहा था, U1 से चल रहा था। जैसे मैंने बाएं से लगाया तो ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन जाके, या आगे वाले इलेक्ट्रॉन या धनायन से टकराएगा, तो जस्ट ये V1 क्या होगा, ये टक्कर होने से जस्ट पहले का वेग V1, ऐसे दूसरे का क्या हो जाएगा V2, तीसरे का हो जाएगा V3, यानी जस्ट टक्कर होने के जस्ट पहले का, जस्ट यानी होने वाली उसके जस्ट पहले का वेग V1 V2 V3 Vn है, तो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो औसत वेग क्या होगा, आप जानते हो औसत वेग क्या होता है, अपन वेग क्या होता है, अपन वेग वीडी होता है सभी का औसत, तो वीडी होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक रहेगा Vn तक, अपन क्या आएगा n, यही तो औसत वेग होता है। ये जितने भी वेग हैं इन सभी का जो औसत वेग है विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इसे क्या बोलते हैं अपन वेग, दिखाते किसी वीडी से बोलते हैं। तो करना कुछ नहीं है, अब V1 V2 V3 का मान निकालना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ टर्म तो समझनी पड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगातार बल लग रहा है, तो ये त्वरित गति होनी थी, जबकि मैंने बोला था यहाँ पे कि ये जो गति वो नियत वेग से होती है। और आपको यहाँ लग रहा है कि बल लगातार इधर बल लग रहा है, क्यों इधर बल क्या लग रहा है, क्यों बल लग रहा है, तो लगातार बल लगता जा रहा है, तो गति यानी त्वरित हो जाए, इसका वेग बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से आगे टकराएगा, यहाँ से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आया, उसने स्पीड गेन की, उसका वेग बढ़ा, तो वेग बढ़ा, लेकिन आगे जाके धाम में से टक्कर हुई तो उसका वेग फिर से क्या हो गया, कम, फिर उसने वेग बढ़ाया, फिर आगे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे टकराया, ऐसे मतलब अनगिनत टक्करें होती जाती है, तो उसका वेग बढ़ा घटा बढ़ा ऐसे चलता जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, उसका जो मतलब ओवरऑल जो उसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, ओवरऑल का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टक्करें लगातार हो रही है, वेग बढ़ रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर होगी, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर होगी, फिर घटेगा। तो और हम क्या मानते हैं, इसको नियत वेग से त्वरित गति मानते हैं। तो देखिए अब इसको नियत वेग से त्वरित गति मानते हैं, तो यहाँ पर अपने गति के समीकरण को यूज कर सकते हैं। जो गति का जो समीकरण है v बराबर u प्लस at, दूसरा कौन सा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा कौन सा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इनको अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे कौन सा काम लेना है, अपने को यहाँ पे काम लेना है ये वाला प्रथम समीकरण। ये कौन से थे आपको याद है, 11th क्लास का चैप्टर 3 कि एक समान त्वरित गति के समीकरण, जहाँ पे v को बोलते थे अंतिम वेग, u को बोलते थे प्रारंभिक वेग, a को बोलते थे त्वरण, और t को बोलते थे समय। तो देखिए यहाँ पे आगे मैं लिखा हूँ v बराबर u प्लस at से, v बराबर u प्लस at, ये कहाँ है, गति का समीकरण। तो देखिए v1 को लिखेंगे u1 प्लस a τ1, यहाँ पे t को बोलते हैं τ1 और τ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी औसत विश्रांति काल।
ये क्या होता है, दो कर्मागत टकरों के मध्य लगा समय। दो, जैसे मानो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ जाके भिड़ा, फिर आया, फिर वापस टक्कर करा, ऐसा आप उसको समझ सकते हो कि दो टकरों के मध्य लगा औसत समय, उसको बोलते हैं औसत विश्रांति काल। तो V1 क्या आएगा, तो V1 आएगा U1 प्लस A1। अब ये काम यहाँ पे और कर दीजिए, यहाँ तक वेक्टर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए यहाँ पे वेक्टर, अपन क्या है, इसको फॉर्मूले को वेक्टर में ड्राइव कर देते हैं, ठीक है, उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। यहाँ लगाना टी पे मैंने लगाया ना, समय अदिश राशि है, V1 वेक्टर, U1 वेक्टर और A, भाई वेग सदिश है, त्वरण भी सदिश है। अब देखिए यहाँ से इसको उठाने डायग्राम को, ये आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लेना, बैक करके फोल्ड कर ले, इसको समीकरण नंबर 1 बोल के रख लीजिए, काम आएगी। अब देखिए यहाँ पे, तो V2 क्या होगा, V2 वेक्टर आएगा U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर तो 2 वेक्टर। इसी प्रकार Vn वेक्टर क्या आएगा, Vn वेक्टर आएगा UN वेक्टर प्लस A वेक्टर तो N वेक्टर। तो को क्या बोलते हैं, औसत, ऐसे यानी ऐसे डॉट डॉट डैश डैश करके लिख देना है। अब करना कुछ नहीं है, ये सारे मान इस समीकरण इसमें रख दीजिए, V1 V2 V3 Vn के मान इसमें रख दीजिए। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसको उठाता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, ये V1 V2 V3 के मान उठा के इसमें समीकरण, इसमें समीकरण नंबर 2 लिख दो, V1 V2 डैश डैश Vn के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पर क्या होगा देखिए आगे, देखिए हटा दो इसको यहाँ से, क्लियर है। अब करना कुछ नहीं, सारे मान से रख दीजिए। तो देखिए VD यानी अपन से क्या बनेगा, VD बराबर U1 में रख दीजिए U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर तो 1 प्लस U2 वेक्टर A वेक्टर तो 2 प्लस प्लस कहाँ पे देगा, प्लस UN वेक्टर प्लस A वेक्टर तो N वेक्टर, और नीचे क्या आएगा बटे में N, सबका औसत तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समान जाति वालों एक साथ बढ़ा देते हैं, U को एक साथ कर दीजिए और A जो तो 1 है या तो 1 तो 2 तो 3 को एक साथ ले लीजिए। तो क्या आएगा, जैसे आएगा U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस प्लस UN वेक्टर, यानी मैंने U को तो एक साथ लिख दिया, प्लस देखिए यहाँ पे क्या लेंगे A वेक्टर तो 1 प्लस A वेक्टर तो 2, A वेक्टर तो 2 प्लस A वेक्टर तो 3 प्लस A वेक्टर तो N। तो सबसे A वेक्टर ले लीजिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, तो 1 प्लस तो 2 प्लस तो 3 प्लस प्लस तो N, अपॉन नीचे आएगा N। तो देखिए इसके नीचे इसको एक सिंगल क्वांटिटी मान लीजिए, N के नीचे लगा दीजिए और N इसके ऊपर भी नीचे से लगा दीजिए। पता है आपको भाई A प्लस B बटा C होता है, इसको हम A बटा C प्लस B बटा C लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, मैं इसको एक सिंगल क्वांटिटी मान ली, इस पूरे को, इस पूरे के नीचे N लगा दीजिए, लगा दिया, और इस पूरे को मैंने एक सिंगल क्वांटिटी मान ली, इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने, N लगा दिया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा समीकरण 1 से क्या लिखोगे, U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस प्लस UN वेक्टर अपॉन नीचे N बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है यहाँ तक, तो इसको लिख दीजिए समीकरण 1 और वह, और मान लीजिए वह तो 1 प्लस तो 2 प्लस तो 3 प्लस प्लस तो N बटा N, इसका मान कुछ तो आएगा, उसको मान लेते हैं तो, क्या मान लेते हैं तो को बोलेंगे औसत विश्रांति काल। क्या बोलते हैं, तो को बोलते हैं औसत विश्रांति काल। जितने भी जो टाइम आ रहा है कर्मागत तो 1 तो 2 तो 3 क्या है, दो कर्मागत टकरों के मध्य लगा समय, तो उन सभी का औसत निकाल के क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं औसत विश्रांति काल, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत विश्रांति काल। तो यहाँ पे लिख दीजिए औसत विश्रांति काल, ये बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये यहाँ पे नोट कर लिया नीचे वाला। तो VD वेक्टर बराबर क्या आ गया, देखिए इसका मान हो गया 0 प्लस A वेक्टर इंटू क्या आ गया 2, तो ये आ गया अपॉन वेग का आपका सूत्र, लेकिन ये सूत्र है नहीं अभी, इसको आगे और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण को निकालना पड़ेगा, एक बल लगा, त्वरण का मान निकालना पड़ेगा। तो त्वरण को निकालने के लिए अपने को न्यूटन साहब को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनका न्यूटन का भाई गति का दूसरा नियम ही क्या है। तो देखिए आगे गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से, यहाँ करना बॉक्स बैठा दूंगा, गति के दूसरे नियम से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे या द्वितीय नियम से क्या आता है, गति का दूसरा नियम, F बराबर m है, F बराबर m है। तो यहाँ पे ये लगा दीजिए, सभी को लिख लीजिए। अब यहाँ पर बल कौन सा लगा है, विद्युत बल, और विद्युत बल का मान क्या होता है, QE, क्या होता है, Q इंटू ई, Q इंटू ई। तो यहाँ पर इस F की जगह क्या लिखना है, QE वेक्टर बराबर क्या आएगा, MA वेक्टर। तो यहाँ से
ए वेक्टर की वैल्यू क्या बनी, क्यू ई वेक्टर डिवाइड बाई एम, क्यू ई वेक्टर डिवाइड बाई एम। तो करना कुछ नहीं है, ये ए वेक्टर का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में डाल दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू भाई आवेश की, क्यू क्या होता है, आवेश कण का आवेश, तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा ई वेक्टर अपॉन एम, और यहाँ लगा देंगे सिंपल से ए वेक्टर के लिए क्या लिखना है, ए वेक्टर बराबर क्यू क्या है आवेश, लेकिन यहाँ पे आवेश किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ लिखेंगे ई, और यहाँ पे ई वेक्टर अपॉन यहाँ पे लगा देते हैं एम, और यहाँ लगा देते हैं माइनस। क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, इसलिए माइनस लगा दिया, और ये बात बिल्कुल गलत है। आपने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस हो इसलिए माइनस लगाया, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर माइनस लगाया है इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऐसे था, डायग्राम देखिए, और त्वरण कैसे ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र और त्वरण दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वजह से नहीं है, यहाँ पर माइनस आया है जो यहाँ पर विद्युत, जो इसका त्वरण इलेक्ट्रॉन का वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, इसलिए आगे क्या लगा दिया माइनस। तो करना कुछ नहीं, ये ए वेक्टर का मान कितना दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो वी डी वेक्टर, वी डी मतलब अपवन वेग, वी डी वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए का मान यहाँ रख दीजिए, तो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन नीचे एन इंटू टो, जहाँ पे टो क्या है, तो औसत विश्रांति काल है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, स्मॉल ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एम क्या है आवेशित कण का द्रव्यमान, और यहाँ पे किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो ये आ गया आपका अपवन वेग का सूत्र सदिश रूप में। ठीक है, अगर इसको सिंपल लिखना चाहे, मान लो इलेक्ट्रॉन जब और कोई आवेशित कण हो तो उसके लिए लिखेंगे वी डी बराबर सिंपल क्यू ई बाई एन इंटू टो, यहाँ पे लगा देना वेक्टर, जो भी आवेशित कण, मान लो प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्रोटॉन तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो यहाँ पे फिर माइनस नहीं आएगा। तो ये था आपका अपवन वेग का सूत्र, मैंने आपको ढंग से क्लियर कर दिया, कैसे आता है, क्यों आता है, कब क्यों कैसे, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका अपन परिणाम निकालें, ये किसमें है सदिश रूप में, अगर मॉड ऑफ वी डी है, मतलब आप लिख सकते हो परिमाण लेने पर या परिणाम लेने पर, परिणाम लेने पर, तो क्या आएगा मॉड ऑफ वी डी वेक्टर बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ माइनस ई वेक्टर स्मॉल ई कैपिटल होता है विद्युत क्षेत्र अपॉन एम इंटू टो, तो बाहर क्या आएगा वी डी बराबर ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो। और बच्चों इसको बोलते हैं अपवाह चाल, क्या बोलते हैं इसे, अपवाह चाल। भाई चाल और वेग में क्या अंतर है आपको पता होगा, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, अगर हम वेग का परिमाण निकाल ले वही तो चाल होती है। तो वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो, ये आगे आपका अपवाह चाल का सूत्र। अगर वेग लिखना है सदिश में यहाँ माइनस वगैरह सब कुछ लगा के ये लिखोगे, जिसका मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तैयारी करने के लिए तो आप सब कुछ कर सकते हो इजीली, मैंने आपको इजीली थोड़ा सा समझा दिया बुक से भी, बुक में ऐसा करके कुछ कर रखा है, तो वो सब को जोड़ करता थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और कुछ ज़्यादा नहीं किया। चलो क्लियर यहाँ तक, आगे बात करते हैं गतिशीलता, किसकी बात करेंगे, गतिशीलता। तो गतिशीलता की परिभाषा यहीं से बनने वाली है, यहीं से गतिशीलता की परिभाषा बनेगी। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं क्या था आप खोल के नोट कर लीजिए और आगे देखिए। अब अपन पढ़ते हैं गतिशीलता के बारे में। अगर ध्यान से देखें, किसी भी आवेशित कण के लिए ई सेम रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो फिक्स रहेगा, उसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा, और किसी दिए गए धातु के लिए टो भी फिक्स रहता है। टो भी क्या होता है नियतांक, यानी ई एम और टो तीनों क्या बन गए नियतांक। तो हुआ क्या यहाँ से अपन ये बोलते हैं वी डी समानुपाती, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, तो ये सारे नियतांक है भाई तो यहाँ क्या लगा दिया समानुपाती का चिन्ह, यानी वी डी समानुपाती क्या होता है ई होता है, और इन तीनों नियतांकों को बोल के मिला के अपन बोल सकते हैं कि वी डी बराबर म्यू इंटू ई, जहाँ पे म्यू क्या है समानुपातिक नियतांक, म्यू क्या है यहाँ पे समानुपातिक नियतांक, और इसे ही बोलते हैं गतिशीलता। इसे क्या बोलते हैं गतिशीलता, यानी म्यू बराबर क्या बनेगा, म्यू बराबर बना वी डी बाई ई, वी डी बाई ई बना। तो बस परिभाषा यहीं से बोलेंगे, फॉर्मूला आ गया, परिभाषा यहीं से बोलनी है। और देखिए परिभाषा, पहले अपन परिभाषा लिखेंगे और फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर मात्रक जीवा वगैरह बाद में निकालें। देखिए तो आगे हेडिंग लगा लीजिए आप गतिशीलता, गतिशीलता मोबिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मोबिलिटी या गतिशीलता, गतिशीलता या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो क्लियर यहाँ तक। तो देखिए गतिशीलता, गतिशीलता दिखाते किससे, इसको म्यू से दिखाते, कैसे दिखाते हैं म्यू से। तो परिभाषा यहीं से बनाएंगे, देखिए म्यू बराबर क्या है वी डी बटा ई, जहाँ पे वी डी क्या है
अपवाय चाल, अपवाय वेग नहीं, अपवाय चाल। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगी परिभाषा, इसको एक मान लीजिए। तो एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर, सॉरी एकांक विद्युत क्षेत्रफल नहीं, एकांक विद्युत क्षेत्रफल पर अपवाय चाल का परिमाण, एकांक विद्युत क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल क्यों बोल रहे, सॉरी एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवाय चाल के परिमाण को ही गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। नीचे बोलिए इसको एक मान लीजिए, लिखें क्या, एकांक विद्युत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर नहीं, एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवाह चाल के परिमाण को, अपवाह चाल के परिणाम को ही गतिशीलता कहते हैं, परिणाम को ही गतिशीलता कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। इसकी एक परिभाषा तो ये बोल सकते हो, दूसरी परिभाषा बोल सकते हो मैथ्स के तरह, गणित की तरह बिल्कुल। भाई VD बटा ई आ रहा है, ऊपर कौन है, अपवाह चाल, नीचे कौन है, विद्युत क्षेत्र, यानी अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को। दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सिंपल बन जाएगी, अपवाह चाल और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को भी गतिशीलता कहती है। भी आप लिख सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं हो, वो थोड़ी सी इसे इजी पड़ेगी। और इसमें भी आसान, नीचे एक मान लीजिए, एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवाह चाल का परिमाण गतिशीलता कहलाती है। अर्थात हम क्या बनेंगे, अर्थात म्यू बराबर VD बटा, अब लिखिए VD बटा म्यू बराबर VD बटा ई। यह आ गया आपका गतिशीलता का सूत्र, म्यू बराबर VD बटा ई, यानी अपवाह वेग का जो परिमाण है वो यहाँ पे यानी अपवाह चाल, उसको अपवाह वेग भी बोलते हैं वैसे, लेकिन रियल में है क्या वैसे, अपवाह चाल है। तो म्यू बराबर VD बाई ई। आगे बात करें इसका मात्रक, तो गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक यहाँ ऐसा करने पहले थोड़ा सा देखिए आगे। मान लो यदि इसमें यदि ई नियत हो, यदि ई बराबर क्या हो, नियत हो, ई नियत हो, हम बोल सकते हैं ई नियत। तो देखिए यहाँ पे क्या म्यू बराबर VD, भाई म्यू बराबर, इसको यानी म्यू बटा VD बराबर ई बराबर सी, बराबर क्या बोलते हैं, नियत। क्यों बोल रहे हैं भाई, एक ई को नियत हो गया, VD को इसके नीचे ले आए, तो एक बटा नियत राशि कोई नियत संख्या आएगी तो उसको क्या माने, नियतांक मान लेते हैं। उसको हम बोल सकते हैं μ1 अपॉन VD1 बराबर μ2 अपॉन VD2। करते हो कैसा नहीं करते, आपको पता होगा, पहले जैसे आपने पढ़ा होगा V बाई चार बॉयल्स का नियम, PV बराबर कांस्टेंट था, बोलते थे P1 V1 बराबर P2 V2, या चार्ज का नियम बराबर V बटा T बराबर कांस्टेंट, तो V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। काम आपने ढेर सारे पेपर में पढ़ेंगे सर, ऐसा अपन यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा μ1 अपॉन μ2, इसको नीचे ले आया और इसको यहाँ ले गया, बराबर क्या बचा, VD1 बटा VD2। मतलब क्या हुआ, जिस धातु में इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल अधिक होगी उसमें उसकी गतिशीलता भी अधिक होगी, अपवाह चाल ज्यादा तो गतिशीलता भी ज्यादा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो μ1 अपॉन μ2 बराबर VD1 अपॉन VD2। आगे बात करते हैं गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक। तो मात्रक हम निकाल सकते हो, गतिशीलता का मात्रक, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता का मात्रक। तो देखिए आएगा यहाँ पे क्या करूं, VD ये भाई वेग, चाल है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे कौन है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको याद है वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या लेंगे, वोल्ट पर मीटर, दोनों होते हैं, बता रखे। न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, नहीं पता, देखिए न्यूटन पर कूलम से अगर वोल्ट पर मीटर आना है तो नीचे का लगा दीजिए मीटर, ऊपर में मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जूल, तो जूल पर कूलम इंटू मीटर, तो जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे और मीटर इंटू वोल्ट, उल्टा हो जाएगा, भिन्न बटा भिन्न उल्ट गया, तो क्या बना मात्रक, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। अब निकालिए विमा, तो आगे विमा लिख देता हूँ यहाँ पे, विमा देखिए किसकी विमा, म्यू की विमा, म्यू मतलब गतिशील, लिख लीजिए गतिशीलता की विमा, आगे लाइन में लिख लीजिए गतिशीलता की विमा। तो क्या आएगी देखिए भाई, मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं मीटर, और वोल्ट को लिखते हैं जूल पर कूलम, क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम इंटू में क्या लिख देते हैं, सेकेंड लिख देते हैं, तो जूल पर कूलम ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, ऊपर बन जाएगा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, जूल इंटू
सेकंड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग कार्य बल की विभा याद रहती है। तो कूलाम यानी आवेश की होती है A1 T1 मीटर स्क्वायर दूरी की क्या होती है? इसकी होती है L2 और नीचे कौन है? जूल यानी कार्य यानी M1 L2 T-2 और यहाँ पे टाइम क्या आएगी? T1 आएगी। क्या आएगी यहाँ पे टाइम की? T1 आएगी। देखिए L2 से L2 चला जाएगा और क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए M ऊपर क्या क्या बनेगा? आगे लिखा हूँ M-1 और यहाँ से यहाँ से -2 और यहाँ पे सेकेंड यानी T1 क्या? T की पावर -1 और -1 तो क्या हो जाएगा? T की पावर यानी 2 यानी M-1 T2 A1 ये आगे सी हुआ। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। M-1 एक बार बोला आगे M-1 T2 A1। ठीक है, T2 A1। ठीक है, ये होगी इसकी विमा M-1 T2 A1। ये हो गया आपकी इसकी विमा। ठीक है, विमा निकालना होगा आपकी होगी M-1 T2 A1। तो ये था आपको देखो गतिशीलता के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, बताना है। आगे इसको आप करेंगे अपन क्या करेंगे? आगे करने वाले इसके बारे में गतिशीलता हो गया, अपवाय चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। जो आता क्या है? I बराबर VDE-N आता है। आता है कैसे? ये देखने के लिए लेक्चर नंबर 3 देखिए, ये जानने के लिए लेक्चर 3 देखिए। ओके, धन्यवाद।